गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग बात कर रहे हैं उन 150 घंटे के बारे में जो कि हम कराने वाले हैं। और कैसे, एक बार देख लो फटाफट, ये 150 घंटे हम लोग करने वाले हैं। ये 150 घंटे में कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपका प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का रहेगा और इसमें हम लोग इस समय ज्योग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, भूगोल कर रहे हैं और फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट। इससे अगर आपने 2 बार इसे कर लिया तो आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखो, तो हमने ये इस पे तमाम सारे मुद्दों पे बात कर ली हुई थी, तमाम सारे मुद्दों पे हमने बात कर ली हुई थी, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगा, तारों का कैसे जो है फॉर्मेशन होता है, इसमें सौर मंडल की भी हमने बात कर ली हुई थी, ठीक है। ये सारे मुद्दों पे हमने बात की हुई थी। और जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें रह रही थी, वो क्या है, एस्ट्रोसेट क्या है, एस्ट्रोसेट क्या है, ठीक है। तो भाई एस्ट्रोसेट कुछ नहीं है, भारत की अंतरिक्ष वेधशाला है, ठीक है। और ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ को लेते हुए भारत जो है वो चौथा देश बन गया है, पांचवा देश बन गया है। यूरोपीय संघ को लेते हुए 5वां देश बन गया है, ठीक है। तो एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। एस्ट्रोसेट भारत की प्रथम समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य वेधशाला है। क्या है ये? मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। खगोलीय शोध को समर्पित यह वेधशाला पृथ्वी की निचली निम्न भूमध्य रेखीय कक्षा, लो अर्थ नियर ऑर्बिट में, इक्वेटर ऑर्बिट में कहिए, में लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। एस्ट्रोसेट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत अब अमेरिका, जापान, रसिया और यूरोपीय संघ के ऐसे विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की है, ठीक है, जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की हुई है। ओके, तो ये हमने टॉपिक हमारा छूट गया था, तो इसकी हम लोग फटाफट ने चर्चा कर ली हुई है। नेक्स्ट देखो, एक उल्काश्म और उल्कापिंड, ध्यान से सुन लेना, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, पूछा जाएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड हैं, ठीक है। कैसे? बहुत छोटे छोटे कैसे है ये पिंड है, ब्रह्मांडीय पिंड है। धूल व गैस से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये जलने के कारण चमकने लगते हैं। कई बार होता ना, आप लोग देखते होंगे, तारा चमक रहा है, अच्छा तारा टूट रहा है तो हम लोग कुछ मांगने लगते हैं, अच्छा ये सही हो जाएगा। अरे तो भाई ये वही है, ये क्या है? उल्काई पिंड है। ये उल्काश्म और उल्कापिंड ही हैं जो कैसे चमकते रहते हैं, टूटते एकदम से, फिर इसके बाद में बुझ जाते हैं, चमकते हैं, जलते हैं, फिर इसके बाद में बुझ जाते हैं। बाकी कुछ ऐसा होता नहीं है। और इन्हें टूटता हुआ तारा शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। प्रायः ये पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट को नोट कर लिया जाए यहाँ पे, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उल्काश्म बोला जाता है। इसको उल्काश्म बोला जाता है। और यहाँ पे जो दूसरी अवधारणा है, परंतु कुछ पिंड वायुमंडल में घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं तथा चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। देख लिया आपने, दोनों कैसी हैं? अलग अलग अवधारणाएं हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, पुच्छल तारे व धूमकेतु, ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं। क्या क्या है ये? आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य से दूर व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। देख लो कैसे बनते हैं। और ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट है, पूछा भी जा सकता है, शायद पूछा भी गया है। क्या है? जो पुच्छल तारे होते हैं, जो धूमकेतु होते हैं, उनकी जो पूंछ होती है
वो सूर्य की तरफ होती है, उनकी जो पूंछ होती है वो सूर्य की तरफ होती है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। और सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित एवं असंकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूं? धूमकेतु या पुच्छल तारों की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें भी निकलती हैं। तमाम सारी फुहारें जो है इससे निकल रही हैं, जो एक लंबी और चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती हैं। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी भी होती है, बहुत लंबी होती है, कई लाखों किलोमीटर लंबी होती है, ठीक, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा बोल रहे हैं या धूमकेतु बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है। सामान्य अवस्था में पूंछ नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जब टूट रहा होगा तो जो पूंछ रहेगी वो किसकी तरफ रहेगी? सूरज की तरफ। अर्थात इसमें एक कॉन्सेप्ट और जोड़ लो। क्या जोड़ोगे इसमें? कि जब भी पुच्छल तारा टूटता है, धूमकेतु टूटता है, तो वो सूर्य से दूर जाता है, ना कि सूर्य के नजदीक, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की भी आप लोग समझ लो। पुच्छल तारे के शीर्ष को कोमा कहते हैं। ये जो शीर्ष है इसका, इसको क्या बोलते हैं? कोमा बोलते हैं। और लंबी अवधि का धूमकेतु जो है वो 70 से 90 वर्षों के अंतराल में दिखाई पड़ता है। हेली पुच्छल तारा भी क्या है? इन्हीं में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है, और इसको और भी क्या बोलते हैं? अवांतर बोलते हैं, अवांतर, एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड होते हैं। हमने देखा हुआ था, ये सूरज है, इधर क्या है? बुध है, और इधर क्या है? शुक्र है, और ये पृथ्वी है, और यहाँ पे आप देखेंगे मंगल है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये बृहस्पति है, ये बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पट्टी विद्यमान होती है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी विद्यमान होती है, और इसकी जो अनुमानित संख्या है वो लगभग 40,000 है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। जो ग्रह बने, जब ग्रह के फॉर्मेशन, जब ग्रहों का फॉर्मेशन हो रहा था तभी इनका निर्माण हुआ है, तभी जो है ये क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है, एस्ट्रॉइड्स का निर्माण हुआ है। यद्यपि इस संबंध में कुछ अन्य मत भी है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो क्या है? ये जब ग्रहों का बन रहे थे, फॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम क्या है? इनमें विस्फोट हुआ है, उसी के वजह से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ पे फैक्ट देख लो। जापान के हायाबुसा अंतरिक्ष यान ने इटोकावा नामक क्षुद्र ग्रह की मिट्टी के नमूनों को पृथ्वी तक भेजने में सफलता हासिल की है। तो यान ध्यान रखेंगे, यान, अंतरिक्ष यान ध्यान रखेंगे, और वो किसका है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो किसका? ये जापान का है, ठीक है। पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नासा ने एक डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसको डार्ट बोलते हैं, डार्ट नामक एक मिशन को विकसित किया हुआ है, और जो पृथ्वी के निकट आते हुए क्षुद्र ग्रह के मार्ग को इस प्रकार परिवर्तित कर देगा कि वह पृथ्वी से टकरा ना सके। तो बहुत बड़ी उपलब्धि जो है एक तरह से डार्ट के रूप में नासा ने ऐसी सफलता अर्जित करने की कोशिश की हुई है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो उसकी दिशा परिवर्तित जो है की जा सके, ठीक है। तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? डार्ट नाम है, डार्ट, DART, ओके। यह नासा का पहला मिशन होगा जिसमें क्षुद्र ग्रह की कक्षा में बदलाव करना शामिल है। डार्ट गतिज ऊर्जा आघात तकनीक, काइनेटिक इंपैक्ट तकनीक का काम करता है, ठीक है, पर काम करता है। गतिज ऊर्जा आघात तकनीक अर्थात काइनेटिक, ओके, अर्थात काइनेटिक इंपैक्ट तकनीक पर काम करता है, ठीक है। और सितंबर 2018 में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, नाम क्या? ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, क्या नाम है? जाक्सा द्वारा संचालित मानव रहित हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान की सहायता से रियोगु नामक क्षुद्र ग्रह पर 2 रोबोटिक रोवर उतारे गए हैं। नाम ध्यान रखना क्या है? रियोगु नामक क्षुद्र ग्रह पर 2 रोबोटिक। अच्छा, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? नमूने इकट्ठे किए जा सके, मिट्टी के नमूने, जिससे क्या है? मौलिक पार्टिकल की बात की जा सके। जो आप कह सकते हैं मौलिक पार्टिकल है, जो गॉड पार्टिकल टाइप की, उसकी अवधारणा को सिद्ध किया जा सके, और
कैसे ब्रह्मांड का उदय हुआ है, कैसे ब्रह्मांड का उदय हुआ है उसका पता किया जा सके। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि क्षुद्र ग्रह की जो मिट्टी होती है सब लोग नमूना लाने की कोशिश करते हैं कि उस मिट्टी का नमूना हमें मिल जाए, तो हम यहाँ पे पहचान कर सकें, बता सकें, कुछ शोध कर सकें कि भाई कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, और किसी क्षुद्र ग्रह पर रोबोटिक रोवर को उतारने वाला जापान विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना है। यहां पे पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक घूर्णन गति होती है जो कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, उसको हम लोग दैनिक गति भी बोलते हैं। और दूसरी गति क्या है? दूसरी गति है परिक्रमण गति, जिसको हम लोग वार्षिक गति भी बोलते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है। एक तो खुद अपनी धुरी पे घूम रही है, दूसरा क्या काम कर रही है? सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। तो कितना 365 दिन 6 घंटे में क्या करती है? वो अपना एक चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग वार्षिक गति के रूप में भी कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें हमने कर ली। 2 ही प्रकार की गतियां हैं, घूर्णन गति और यहाँ पे परिक्रमण गति। नेक्स्ट देखो, घूर्णन गति और दैनिक गति के बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। विस्तार से इस वजह से बात करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। देखो एक बार, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू के समान घूमती है। बता चुके हैं हम, पृथ्वी जो है कैसी? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, और जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी परिभ्रमण के कारण दिन व रात होते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण क्या है? दिन और रात होते हैं। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये सारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी दे, चाहे वनडे एग्जाम दे, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे जाके, इवन कोई भी एग्जाम जो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट देखो, पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव क्या क्या होते हैं? नंबर 1, दिन रात का क्रम पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 24 घंटे की अवधि वाला दिन अस्तित्व में आता है। बात कर चुके हैं हम। घूर्णन के अक्ष के आधार पर, घूर्णन के अक्ष के आधार पर ही अक्षांश और देशांतर का निर्धारण होता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और इसी कारण पृथ्वी पर भौतिक और जैविक दोनों क्रियाएं प्रभावित होती हैं यहाँ पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। कॉर्योलिस बल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, और जब कॉर्योलिस बल उत्पत्ति हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे देखो, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जल एवं पवने अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं पवने अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पॉइंट को नोट कर लिया जाए। क्या नोट किया जाएगा? एक तो पृथ्वी की घूर्णन की वजह से कॉर्योलिस बल ये उत्पन्न हुआ, सबसे पहला प्रभाव। और इसके प्रभाव से क्या हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में जल और पवनों की दिशा जो है वो दाईं ओर हो जा रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन और जल की दिशा है वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उसको ध्यान से सुन लीजिए। महासागरों में ज्वार भाटा किसकी वजह से आते हैं? पृथ्वी के घूर्णन की गति के प्रभाव की वजह से ही महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं। बात समझ में आ गई? कुछ फैक्ट देख लो एक बार। नक्षत्र दिवस किसको बोलते हैं? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहा जाता है, और इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट होती है। एक और है सौर दिवस, किसको बोला जाता है? जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात किए जाते हैं या ज्ञात होते हैं, और इसकी अवधि क्या है? 24 घंटे होती है। ठीक है, तो ये मुद्दे समझ गए। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। वो क्या है? दूसरी गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति।
रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है और उसके क्या प्रभाव हैं, देख लो फटाफट। परिक्रमण गति या वार्षिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है, लेकिन गोलाकार नहीं, ध्यान रखना, पॉइंट को नोट कर लिया जाए। कैसा? अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है, एक चक्कर पूरा करती है। और पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा बोलते हैं, अर्थात अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, इस 6 घंटे के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर जो है जिसमें 4 से जो भी अपना ईयर होता है, अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो आप देखेंगे उस साल को लीप ईयर गिना जाता है। और उस दिन क्या है, फरवरी 29 दिन की होती है, 28 दिन की जगह। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 साल में आप देखेंगे एक पूरा दिन बन जाता है, 6 चौक 24, मतलब एक पूरा दिन बन गया और उसको एक लीप ईयर में ऐड कर दिया जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे 365 दिन और 6 घंटे दिए गए हैं। बहुत इसमें क्या है, आपको लोड नहीं लेना है। आ जाओ इधर, देखो पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, इस पर ध्यान दो। पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? सूर्य की किरणों का सीधा एवं तिरछा चमकना, नंबर 1। नंबर 2, वर्ष की अवधि का निर्धारण, नंबर 2। नंबर 3, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, और नंबर 3, ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रातें। ये सब किसकी वजह से हो रही हैं? ये सारी की सारी चीजें पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही संभव हो पा रही हैं। धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता, जो भी सूर्य के सामने पृथ्वी का हिस्सा आता है वहां पे ताप ज्यादा होता है। जो आप देखेंगे जो उसके सूर्य के सामने पृथ्वी का हिस्सा नहीं आता है वहां पे ताप नहीं होता है, तो यहाँ पे ताप वितरण में भी भिन्नता होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलवायु कटिबंधों का भी निर्धारण होता है। हम जब जलवायु के बारे में बात करेंगे तब कटिबंध बताएंगे, लेकिन ये सब संभव किसकी वजह से हो रहा है? पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से हो रहा है। दिन व रात का छोटा बड़ा होना, यूपीएससी पूछ चुका है यहां से क्वेश्चन 2018 या 19 में, एक बार नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, दिन रात का छोटा व बड़ा होना। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से। कैसे हो रहा है दिन रात छोटा बड़ा, कैसे ये सारी चीजें हो रही है, अभी हम एक फोटो में देखेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये एक तो पृथ्वी से निकटतम स्थिति की बात करेगा, सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी, और सूर्य और पृथ्वी की दूरस्थ दूरी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें देख लो क्या क्या इसको बोला जाता है। एक तो होता है उपसौर की स्थिति कब बनती है, ये पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की स्थिति बनती है, और ऐसी स्थिति सामान्यतः 2 से 5 जनवरी के मध्य होती है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 2 से 5 जनवरी के मध्य होती है। जो आप लोग फैक्ट पढ़ते हैं वो क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 3 जनवरी आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं आप लोग? 3 जनवरी पढ़ते हैं। और आप यहां पे देखें, अपसौर की स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अधिकतम दूरी पर होती तो इसे कौन सी स्थिति बोलते हैं? अपसौर की स्थिति बोलते हैं। और ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 से 7 जुलाई के मध्य होती है। जो आप लोग फैक्ट पढ़ते हैं वो कौन सा है? 4 जुलाई पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिन रात का छोटा बड़ा होना, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं अभी पिछले उसमें। और यहां पे देख लीजिए, एक फैक्ट है, कहा जा रहा कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो क्या होता? आखिर तो क्या होता? सर्वत्र दिन और रात बराबर होते, सर्वत्र दिन और रात बराबर होते। ठीक है, और दूसरा यहां पे देखेंगे, इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना कर रही होती, सूर्य की परिक्रमा ना कर रही होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़ा होता और रातें छोटी होती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी होती और दिन ही हमेशा छोटे होते। परंतु ऐसा है नहीं। विषुवत रेखी भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। क्यों ऐसा है?
पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और वो अपने कक्षीय स्थल से कितना है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। सदैव दिन रात विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किसको बोल रहे हैं हम लोग, ये 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर, एक तो नॉर्थ वाला है और एक साउथ वाला है। अतः विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हमने अपसौर और उपसौर की स्थिति देख ली होती। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देख लेना, पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति कैसे निर्धारित होती है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको फोटो में भी दिखाऊंगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों एक साथ आने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, यहां पे 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। अतः यहां दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं, और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर हम बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ने लगती है। हम कहां पे हैं, हम लोग कहां पे अभी, हम लोग कहां पे हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, और उत्तरी गोलार्ध में यही स्थिति अभी बनी हुई है। हम मई में हैं, अभी मई की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में ही तो भाई मई आता है, और जो स्थिति अभी हम पढ़ रहे हैं, जो लिखी हुई यहां पे, वो उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है। हाँ, अब आप देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का आप आज अच्छी तरह से अनुभव कर रहे होंगे। ठीक है, तो कौन सी स्थिति है, ये उत्तरी गोलार्ध वाली स्थिति है। क्यों, हम लोग अभी उत्तरी गोलार्ध में है, और यहां पे आप देख रहे होंगे कि सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक मिल रहा है। अधिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दिन बड़े हो रहे हैं और रातें छोटी हो रही हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव तरफ बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं उस टाइम भी दिन की अवधि बढ़ती जाती है। तो ये 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ये स्थिति उलट दी जाएगी, उलट दी जाएगी। क्या है, 23 सितंबर से 21 मार्च की स्थिति के बीच का समय हम लोग अभी गिनने वाले हैं। कैसे काम करेंगे, देखो, उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, लेकिन 23 सितंबर से 21 मार्च तक का ये समय जो है, इस समय तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है, और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर हम बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। बात क्या समझे, कंडीशन दोनों एक ही है और दोनों चीजें समान है बिल्कुल से, लेकिन क्या है, समय चेंज हो गया है। वहां पे आप देख रहे थे उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 23 सितंबर की बात कर रहे थे। ठीक है, 21 मार्च से 23 सितंबर की बात कर रहे थे, उसके बीच का समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो रही थी। 12 से ज्यादा घंटे का दिन हो रहा था और रातें छोटी हो रही थी। और यहां पे क्या है, वही स्थिति बन रही, लेकिन समय क्या है, वो चेंज हो गया है। अब 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच के समय की बात हो रही है, और ये स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बन रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन रहता, और इस प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने तक दिन व 6 महीने की रातें होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऋतु चक्र परिवर्तन चक्र। ऋतु परिवर्तन चक्र, पृथ्वी ना केवल अपने अक्ष पर घूमती है, बल्कि हमने देखा हुआ था कि सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ठीक है, सूर्य की भी क्या परिक्रमा करती है, और इस लिहाज से पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां कैसी हैं, बदलती रहती हैं, एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, स्थिर नहीं है, तो स्थितियां भी स्थिर नहीं रहेंगी। स्थितियां भी कैसी, स्थिर नहीं रहेंगी, बदलेंगी। और पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं, और इन अवस्थाओं में परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन होते हैं। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से, पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव की वजह से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो इसको भी नोट कर लिया जाए अपने किसमें, पृथ्वी के
परिक्रमण गति के प्रभाव के उसमें संबंध में इसको भी ऐड कर लिया जाए। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन भी कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्थितियां समझ लो, 4 स्थितियां बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना, फोटो भी दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाने वाला हूं। 21 जून की स्थिति, इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून, मई के बाद जून ही आने वाला है, ध्यान रखना। तो कैसे महसूस भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो और कॉन्सेप्ट भी देख रहे हो, तो ध्यान रखना चीजें क्या है, गायब नहीं होनी चाहिए। 21 जून की स्थिति अभी आने वाली है, अभी आने वाली है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये क्या है आप देखेंगे, विषुवत रेखा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये कर्क रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा है। ठीक है, तो सूर्य कहां पे इस समय, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। वस्तुतः 21 मार्च के बाद सूर्य जो है वो उत्तरायण होने लगता है, अर्थात उत्तर की तरफ चढ़ने लगता है, और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन हमारे यहां तो हो चुका है, कब से, 21 मार्च के बाद में देखा आपने सूर्य कैसा उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग कहां पे हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे ये सूर्य उत्तरायण होने लगता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, और हम अनुभव भी कर रहे हैं, गर्मी ही तो है। नेक्स्ट देखो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। 21 जून जब आएगा उसको क्या है आप महसूस करेंगे, दिन की अवधि सर्वाधिक होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी हमें तुलना करनी होगी क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लेंगे। तो भारत कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो सीधे कैसी बिल्कुल उलट स्थिति होएगी। तो इससे आप कंपैरिजन से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति है इसके बिल्कुल उलट कहां पे होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात अगर आप देखेंगे कि इस समय अगर 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो रही होगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या शीत ऋतु का आगमन हो चुका होगा और शीत ऋतु वहां पे चल रही होगी, मतलब वहां पे सर्दियां हो रही होंगी। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, 21 जून से 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है। क्या करेगा, ये कहां पे उन्मुख होगा, विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है। जैसा ही 23 सितंबर आएगा आप देखेंगे विषुवत रेखा की तरफ, जैसे अभी कहां था, ये नॉर्थ में था, और धीरे धीरे जैसे ही आप सितंबर आ गया तो आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों जैसा कुछ मौसम आने लगता है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों जैसा कुछ मौसम आने लगता है, और इधर क्या आप देखेंगे, इधर गर्मियां, इधर क्या है, सूरज कहां जाएगा, सूरज जो है दक्षिणायन आने लगता है, कहां पे, दक्षिण साइड में आने लगता है। और साउथ में आप देखेंगे, साउथ में क्या है, साउथ गोलार्ध में जो है, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे गर्मी टाइप की रहेगी। ठीक है, गर्मियां स्टार्ट होने लगती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गए, विषुवत रेखा की ओर क्या है उन्मुख होने लगता है सूरज कहां पे, विषुवत रेखा की तरफ उन्मुख होने लगता है। वहां कहां पे, कब, ये 23 सितंबर को, 23 सितंबर के टाइम। बात समझ आ गई। तो परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है, जैसा कि मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। और अब देखें 22 दिसंबर की स्थिति, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा कहां पे, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण। अब कहां पे, ये मकर रेखा पर सूरज जो है वो लंबवत चमकता है, और इस स्थिति को शीत अयनांत बोलते हैं। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी व रातें छोटी होने लगती हैं। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया ये 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं।
ध्यान का देना, यहां पे ध्यान दिया देना है भाई कि स्थितियां दोनों वैसी की वैसी हैं, लेकिन डेट बदल रही हैं। उधर 21 जून की बात हो रही है, यहाँ पे 22 दिसंबर की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें और 21 जून की बात करें तो वहां पे भी उस टाइम क्या होगा, दिन बड़े और रातें छोटी हो जाएंगी। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें स्थिति क्या दिखाओगे, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो 22 दिसंबर से के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य जो है वो पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी की ऋतु समाप्त होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है वहां पे 22 दिसंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, गर्मी लहर रहेगी। और फिर इसके बाद में सूरज फिर से उत्तरायण होने लगता है और फिर जो है वही स्थिति बन जाती है जो अभी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में देख चुके हैं। कब से, 21 मार्च के बाद से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। एक डेट और देख लो, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियां। कहा जाता है कि इस टाइम जो है दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो। देख लो एक बार, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। बात समझ में आ गई क्यों ऐसा हो रहा है, दिन और रात बराबर हो क्यों रहे भाई। आप देखो ना, दो बराबर हिस्सों में पृथ्वी बटी हुई है, ये 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा है, 0 देशांतर। अब जब सूरज जो है वो इसी पे चमक रहा होगा लंबवत, जब सूरज जो है इस पे ही सूर्य लंबवत चमक रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों स्थितियों में दिन और रात कैसे होंगे, दिन और रात बराबर होंगे। उनकी जो अवधि होगी दिन की वो भी बराबर होगी, रात की भी अवधि बराबर होगी। क्यों, क्योंकि भाई जो सूरज है ना, जो सूर्य है उस समय क्या है, वो कहां पे चमक रहा है, ये विषुवत रेखा पे इस समय लंबवत चमक रहा है। और वो डेट कौन सी है, दो डेट पे ऐसा होता है, एक क्या है 21 मार्च को है और दूसरा क्या है 23 सितंबर को ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब बात समझ गए, एक बार देख लो भी यहाँ पे इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः सर्वत्र दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं और इस समय दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विषुव कहा जाता है। कौन सी स्थिति, जब 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, अर्थात जब सूरज जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषुव बोलते हैं और 23 सितंबर की स्थिति को हम लोग शरद विषुव बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो स्थितियां सारी अलग अलग हैं। दो डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, और दो डेट को अलग अलग चीजें बोलते हैं। क्या, 21 मार्च को हम लोग वसंत विषुव बोलते हैं और 23 सितंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये शरद विषुव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये स्थिति आपको दिखाई जाएगी यहां पे जो हम बताने वाले हैं। कैसे, देख लो, ये सूरज चमक रहा है, ये सूर्य जो है यहां पे है। स्थितियां समझ लेना फटाफट। सबसे पहले जो हमने डेट डिस्कस करी हुई थी, कौन सी है वो, ये देखो, ये 21 जून की स्थिति है, 21 जून की स्थिति है। और ये क्या रेखा है, ये है कर्क रेखा, ओके, और ये है मकर रेखा। ठीक है, और ये जो है क्या है, ये आपकी 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। बात समझ में आई। अब देखो सूरज कैसे लंबवत किस पे चमक रहा है, सूर्य जो है लंबवत कर्क रेखा पे चमक रहा है। और वो दिन कौन सा है, डेट कौन सी है, 21 जून पे है। और ये कौन सा हिस्सा है, ये देखेंगे, ये नॉर्थ हिस्सा है, उत्तरी ध्रुव है, और ये कैसा है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो देखो गर्मी कहां होगी, हम लोग कहां पे, उत्तरी ध्रुव में। तो 21 जून को देखो कितनी तप्त एकदम गर्मी होती है, कितनी तप्त गर्मी होती है एकदम से। ठीक है, तो हमने देख लिया यहां पे। और ये आप देखें, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ये क्या है, साउथ पोल है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये हमने 21 जून की स्थिति की बात कर ली है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं घूमते हुए
ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, मकर रेखा है, और ये कर्क रेखा है। सूर्य किस पे लंबवत चमक रहा है, ध्यान से बताओ, किसी पे नहीं, ठीक है। इस टाइम का होगा, इस टाइम आप देखेंगे ये वसंत ऋतु होगी। डेट कौन सी है, 23 सितंबर, और इस टाइम क्या है, सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। सर्वत्र दिन और रात कैसे हो जाते हैं, ये बराबर होते हैं। और नॉर्थ में देखेंगे ये शरद ऋतु का आगमन होता है। यहाँ पे कब है डेट, डेट देख लो, 23 सितंबर, शरद ऋतु। तो यहाँ पे क्या है, सर्दी थोड़ी सी महसूस होने लगती है। इसके बाद में सर्दी ही तो आने वाली है 23 सितंबर के बाद में। हम लोग कहाँ पे, नॉर्थ में है, तो उस टाइम क्या है, 23 सितंबर को शरद ऋतु का आगमन होता है। और ये यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं इस टाइम पे 23 सितंबर को, तो वहां पे वसंत ऋतु आ जाती है, अर्थात वहां पे गर्मी स्टार्ट होने वाली बात हुई है कुछ दिन बाद, ठीक है। तो ये क्या है, ये साउथ की स्थिति हो गई। एक और बात, यहाँ पे ये सूरज है, यहाँ पे सूर्य है, ये 22 दिसंबर की स्थिति है। ये क्या है, यहाँ पे मकर रेखा है, और ये कर्क रेखा है, और ये क्या है, यहाँ पे ये विषुवत रेखा है, ठीक है। अब देखो सूर्य कहां पे लंबवत चमक रहा है, मकर रेखा पे लंबवत चमक रहा है, अर्थात यहां पे आप देखेंगे 23 सितंबर का दिन है, 23 दिसंबर का दिन है। और यहां पे आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में भाई ये क्या है, ये आप देखेंगे ये क्या है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ओके, ये नॉर्थ है यहां पे। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में ये शीत ऋतु है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये भी आपको अंतर समझ में आ गया। अब एक स्थिति और बाकी है जिसकी हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब आप देखो यहां पे क्या अंदाजा लगाओगे, अंदाजा क्या लगा सकते हो भाई, हमने ये आपको समझा दिया था, ये हमने आपको समझा दिया हुआ था। ठीक इसके उलट स्थिति होगी ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मकर रेखा पर सूर्य चमक रहा था, यहाँ पे साउथ में इधर क्या है, ये बिल्कुल अलग स्थिति है, उसकी बिल्कुल उलट स्थिति है। अब देखो यहाँ पे दिन कौन सा है, 21 मार्च, सूरज कहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल में है, और 21 मार्च में क्या है, बसंत ऋतु आ जाती है। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। दिन कौन सा है, 21 मार्च। अब इसके बाद में गर्मी आने वाली है, ध्यान रखना, 21 मार्च के बाद में क्या है, गर्मी आने वाली है। और 21 मार्च के दिन क्या होता है, सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे साउथ पोल में, तो यहाँ पे शरद ऋतु जैसी चीजें होने लगती हैं, या शरद ऋतु का आगमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी था, ये मकर रेखा है और ये क्या है, कर्क रेखा है, और ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये स्थिति कहाँ होगी इस टाइम पे, 21 मार्च को ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसी स्थिति होगी, क्या है, यहाँ पे शरद ऋतु होगी, शरद ऋतु होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये सारे मुद्दे आपको समझ, तो फोटो देख ली हुई है, कंसेप्ट समझ लिया हुआ है, सारी चीजें हमने कर ली हुई हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ज्वार भाटा, टाइड कैसे आते हैं, टाइड देख लो फटाफट। ये देखो जल है, और ये जैसे ही ज्वार भाटा आता है, ये कई जो है मीटर ऐसे लंबी सी तरंग एक पानी उठता है, और फिर इसके बाद शांत हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं भाई। ये क्या है, ज्वार भाटा है। ये गया पानी ऐसे उठा कूप और कई मीटर तक उठा, इसके बाद फिर नीचे आ गया, क्या ये ज्वार भाटा बन रहा है। कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके प्रभाव क्या होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक, और इसमें कौन कौन से बल कार्य करते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इस बार फटाफट देख लो एक बार। ज्वार भाटा, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। किस वजह से हो, किस वजह से रहा, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण ही सागरीय जल ऊपर उठता है और गिर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जो सागर की गहराई, सागरी तट की
संरचना तथा खुले सागर, सागर के खुले या बंद होने पर आधारित होती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि ज्वार भाटा में भिन्नता लाती हैं। कैसे भिन्नता लाती हैं देख लो, 3 पॉइंट यहां पे दिए, पूछा जा सकता है, इस वजह से दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं। सागर की गहराई, सागरी तट की संरचना कैसी है, और तीसरा यहां पे अब देखेंगे सागर के खुले होने या बंद होने पर आधारित होती है ज्वार भाटा की ऊंचाई। ज्वार ऊंचा आने वाला है, निम्न ज्वार आने वाला है, या दीर्घ ज्वार आने वाला है, या उच्च ज्वार आने वाला है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये 3 परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, तथापि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना होता है, और इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना है। इसका कारण क्या है, सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 ज्वार आते हैं। कितने आते हैं, 2 ज्वार भाटा आते हैं, 2 ही आते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, एक अपवाद भी है, हम लोग अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इस समय इसकी सम्मिलित आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको सिजगी बोला जाता है। जब तीनों एक साथ में हो, देख लो भाई, ये स्थिति बन रही है, देख लो, ये स्थिति बन रही है, तीनों एक साथ में है, सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। ठीक है, ये स्थिति बन रही है। तो तीनों जब एक सीध में होते हैं तो ऐसी उनकी सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है, अर्थात उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। और ऐसी स्थिति क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सिजगी बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा कब होता है, पूर्णिमा या पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। और इसमें भी स्थितियां बदलती हैं, ध्यान रखना, इसमें भी क्या है, स्थितियां बदल रही हैं। कैसे, देखो फटाफट, अमावस्या की स्थिति कब बनेगी, हालांकि है तीनों सीध में ही, चाहे वो पूर्णिमा की बात करें या अमावस्या की बात करें, है तीनों सीध में ही। और दोनों स्थितियों में आएगा दीर्घ ज्वार ही। लेकिन पूर्णिमा की स्थिति कब बनती है, अमावस्या की स्थिति कब बनती है, एक बार देख लीजिए। यहां पे देखो, जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगी, तो ये कब ऐसा घटित होता है, अमावस्या के दिन आएगा दीर्घ ज्वार ही, आएगा उच्च ज्वार ही। ठीक है, लेकिन क्या है, चंद्रमा बीच में आ गया है, और ये स्थिति कब बन रही है, अमावस्या के दिन। यही स्थिति आप पूर्णिमा के दिन कैसे देखेंगे कि जब दीर्घ ज्वार आ रहा होगा, तो यहां पे आप देखेंगे, कि अब होगा यहां पे क्या, अब यहां पे पृथ्वी जो है, यहां पे मैं बनी हुई पृथ्वी, यहां पे हम देख लेते हैं। ये देखो, जो पूर्णिमा की स्थिति है, कैसे, ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहां पे मैं सूर्य का निर्माण कर दे रहा हूं एक, ठीक है, सूर्य का निर्माण कर दिया। ये देखा अमावस्या की स्थिति है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, दीर्घ ज्वार ही आ रहा है, तीनों सीध में ही है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो ये स्थिति पूर्णिमा की बन जाती है, ये स्थिति पूर्णिमा की बन जाती है, और इस टाइम भी क्या है, दीर्घ ज्वार आता है। तो दोनों स्थितियां आपको क्लियर हो गई हैं कि तीनों एक सीध में अमावस्या के दिन आते हैं और पूर्णिमा के दिन भी आते हैं, और दोनों स्थितियों में दीर्घ ज्वार आता है। लेकिन ये अमावस्या पूर्णिमा की स्थिति कैसी होती है, तो अलग अलग स्थिति होती है, हालांकि होते तीनों सीध में ही है। ठीक है, और दोनों टाइम ही क्या होता है, दीर्घ ज्वार ही आता है। ठीक है, और इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, समकोण, कहीं पृथ्वी इधर रही होगी, सूर्य इधर रहा होगा और चंद्रमा इधर रहा होगा, तो जब ऐसे समकोण बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है और फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी व अष्टमी के दिन होती है। ठीक है,
एक बार देख लो, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो स्थिति कब बन रही है। ठीक है, वो स्थिति कब बन रही है, देखो फटाफट। ये देखो, ये स्थिति हम बात कर रहे हैं जब समकोण पे बना रहे हैं। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये सूरज है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहां पे देख रहे हैं ना आप, पृथ्वी पे क्या बन रहा है, ये निम्न ज्वार आ रहा है और इस हिस्से में उच्च ज्वार। तो जब समकोण पे एक दूसरे के समकोण पर होंगे ना ये, तो क्या होगा, यहाँ पे ये निम्न ज्वार आएगा। और ये हमने देख लिया हुआ था इसमें चित्र से भी कि पृथ्वी और चंद्रमा तथा सूर्य जब एक साथ में एक सीध में होंगे तो उच्च ज्वार आएगा। हाँ, और इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे उच्च ज्वार जब आता है तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक साथ काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब निम्न ज्वार आ रहा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अलग काम कर रहा है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइम निम्न ज्वार की स्थिति आती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया हुआ है, कंसेप्ट भी समझ लिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, लघु ज्वार सामान्यतः सामान्य ज्वार से, लघु ज्वार जो होगा सामान्य ज्वार से 20% नीचा होगा और जो दीर्घ ज्वार होगा वो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होगा। मान लो सामान्य ज्वार की स्थिति 100% है, अगर इसको निम्न ज्वार करना है तो क्या है, 20 घटा दो इसमें से तो 80% हो जाएगा। और अगर इसको दीर्घ ज्वार के बारे में बात हो रही तो इसमें 20 जोड़ दो तो ये 120% हो जाएगा। तो इतना ही अंतर होता है। ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्राभिमुखी भाग पर ज्वार आता है। और इसका कारण क्या है, पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल का शक्तिशाली होना। तो कितने बल यहाँ पे काम कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है, अब केंद्रीय बल भी यहां पे काम कर रहा है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल तीनों काम करते हैं यहां पे। ठीक है, ज्वार भाटा में तीनों काम करते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन 2015 में पूछ चुका है, देख लेंगे 15 में या 14 में, 15 में मुझे लग रहा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है, 26 मिनट देरी से आता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। ठीक है, सापेक्ष अगर गति नहीं कर रहा होगा तो क्या करेगा, ये 26 मिनट लेट नहीं होगा, 12 घंटे के बाद, हर 12 घंटे के बाद ज्वार आएगा। और हमने देखा हुआ है कि एक दिन में 2 ज्वार भाटा आते हैं, 2 ज्वार आते हैं। नेक्स्ट यहां पे चंद्रमा का परिक्रमण और ज्वार भाटों का अंतराल। कनाडा के न्यू ब्रिंसविक और नोवा स्कोटिया के मध्य स्थित फंड की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ध्यान देख लो, फंडी की खाड़ी, ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक 15 से 18 मीटर होती है, जबकि भारत के ओखा तट पर मात्र 2 से 5 मीटर की ऊंचाई होती है। ये कैसे हैं, ये उच्च ज्वार है, दीर्घ ज्वार है। जैसे कि हमने देखा हुआ था अपवाद, बात की थी हमने, कहा 24 घंटे में 2 ही ज्वार आते हैं, लेकिन एक जगह है जहां पे 4 ज्वार आते हैं। कहां पे है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं। और ऐसी अनोखी घटना कहां पे देखी जा सकती है, साउथहैम्पटन में ही देखी जा सकती है, जो कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट की बात कर रहा है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहां पर पहुंचते हैं, ज्वार पहुंचते हैं। देखो, ये इंग्लैंड है और ये यूरोप है, और इधर आप देखेंगे ये नॉर्थ सी है और ये इंग्लिश चैनल है। 2 ज्वार क्या है, इधर से आते हैं और 2 ज्वार जो है ये उत्तरी सागर से आते हैं। तो मिलके क्या है ये, और ये जगह कौन सी है, ये जगह आप देखेंगे ये दक्षिणी एरिया है, किसका, ये दक्षिणी एरिया है इंग्लैंड का, साउथहैम्पटन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, साउथहैम्पटन बोला जाता है। ठीक है, नदियों को बड़े इसका लाभ क्या है, लाभ और हानियां देख लो फटाफट, लाभ और हानियां फटाफट देख लो। नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। देखो, भाटा में क्या होता है, पानी वापस चला जाता है, ज्वार में क्या होता है, पानी बहुत तेजी के साथ में आता है। ठीक है, एकदम लहर सी आती है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होता है, जब
कहते हैं कि जब ज्वार आता है, जब ज्वार आता है तो सब तैयार रहते हैं कि जैसे ही भाटा आएगा, मतलब पानी जैसे उतरेगा, सब अपनी नाव छोड़ देते हैं और फटाक से जो है वो महासागर में या सागरों में प्रवेश कर जाते हैं। भाटे में क्या होता है, पानी नीचे उतर जाता है, फटाक से वापस चला जाता है। तो क्या करते हैं, वो सारी नाव अपने रखते हैं बगल में, और जैसे ही भाटा की स्थिति बनती है वो उसमें नाव डुबो देते हैं पानी में, और दूर तक अंदर जो है वो मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो नदियों के बड़े जलयानों के लिए नौ संरचना योग बनाने में ज्वार बहुत महत्वपूर्ण है। आसानी होती है, नाव मछली पकड़ने में भी बहुत आसानी होती है। मछुआरे बहुत जल्दी से काम अपना कर लेते हैं। थेम्स और हुगली नदियों में प्रवेश करने वाली ज्वारी धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन और कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन बन गए हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भाटा के साथ बहकर समुद्र में चले जाते हैं, और इस प्रकार डेल्टा का निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। क्योंकि आप जब देखते हैं जैसे ही ज्वार आया तो क्या है, अपने साथ में अवसाद लाता है और समुद्र तट पे जमा कर देता है। ठीक है, और जैसे ही भाटा आया तो यही अवसाद, ये वाला जो अवसाद है, ये जैसे भाटा गया, भाटा से क्या है, इससे अवसाद ये बहाकर वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तो जो यहाँ पे डेल्टा निर्माण का प्रक्रिया होती है वो बाधित होती है और डेल्टा निर्माण नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गई। जल विद्युत के उत्पादन में भी ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस तथा जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित कुछ विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, और इस दिशा में भारत ने भी कई कदम उठाए हुए हैं। उसमें से आप देखेंगे खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में इसके विकास की अच्छी संभावना है। वो भी अच्छी बात, रहना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी ऊर्जा जरूरतें जो हैं उनको पूरी करने के लिए ऐसे तमाम सारे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं देख लो। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, न्यूटन का गतिक सिद्धांत, हैबल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, एरी का नहर सिद्धांत और हैरिस का स्थैतिक सिद्धांत, ये यहाँ पे काम करते हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं। ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ठीक है, तो इस पे हम लोग कल बात करेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कल बात करेंगे, और जो मुद्दे रहेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। अक्षांश और देशांतर, इसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, कल चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ मुद्दे रह गए यहाँ पे, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो ये हम लोग देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, वगैरह वगैरह चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं। और अभी क्लासेस हमारी देखो होएगी, अभी क्लास जो है 9 बजे 8 बजे होएगी इकोनॉमी की, तो उसमें सब लोग जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। इसको देखते रहिए।